गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिफेंस फील्ड में ऑफिसर बनने का आपका जो सपना है आप जरूर पूरा कर सकते हो, तो इसीलिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों, मैं गणेश खड़से आपको पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और इस सब्जेक्ट में स्टेप बाय स्टेप हम एक एक टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। आज हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने वाले हैं। जी हां, जिसका नाम है जुडिशियरी सिस्टम। हमारे प्रिएम्बल में ही न्याय का प्रावधान किया गया है। सारे भारतीयों को न्याय मिलना चाहिए और न्याय किस आधार पर मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमारे भारतीय लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया है, उसको मान्यता दी है, जिसके आधार पर सारे भारतीयों को समान तरीके से न्याय मिलेगा। अभी इसी न्याय की परिभाषा को और समझने के लिए शुरू करते हैं आज की हमारी जर्नी। दोस्तों, हमने जाना था कि इंडियन डेमोक्रेसी के 3 पिलर है। उसमें सबसे पहले लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये वो 3 सिस्टम है। इसमें से कोई भी कम और ज्यादा नहीं है। ये तीनों के तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और तीनों पिलर्स पर पूरा का पूरा भार एक जैसा डिवाइड हुआ है। किसी को भी ज्यादा पावर नहीं दी गई और किसी को ही कम पावर नहीं दी गई है, ठीक है। और एक दूसरे का यहां पर सब पे नियंत्रण है। मतलब कोई अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसको, अगर समझो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मर्यादा का उल्लंघन करता है तो लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी को उनके ऊपर कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। इस तरीके से ये 3 पिलर सिस्टम है इंडियन डेमोक्रेसी का। हमने लेजिस्लेटिव असेंबली को समझ लिया है, एग्जीक्यूटिव असेंबली को भी हमने समझ लिया है। अभी आज बारी आती है जुडिशियरी सिस्टम को समझने की, तो इसी को हम समझेंगे आज। ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तो भारत के जो ब्रिटिशर्स थे उनमें करप्शन और क्राइम करने की आदत बढ़ चुकी थी। उनको रेगुलेट करने के लिए भारत में सबसे पहला एक्ट शुरू किया गया ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। कब लाया गया था? 1773 में। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में कोड बनाया जाना तय था। इसीलिए 1774 में कलकत्ता में कोड स्थापित किया गया। किन व्यक्तियों के लिए था? सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए था। हालांकि आगे चल के फिर भारतीयों के लिए भी कोड बनाया गया जहां पर उनको न्याय मिल सके, बट सबसे पहला भारत में कोड ब्रिटिशों द्वारा स्थापित किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसको मैं आगे बताऊंगा ही आपको। तो ये जो 1773 में प्रावधान किया गया था कोर्ट का और 1774 में जो इस्टेब्लिश हुआ, उसके सबसे पहले चीफ जस्टिस थे सर इलिजाह इम्फे, ठीक है। तो ब्रिटिश व्यक्तियों द्वारा भारत में ही ये न्याय की शुरुआत की गई है और न्यायालय की शुरुआत की गई है। न्याय की तो नहीं कह सकते, बट न्यायालय की शुरुआत की गई है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और जानकारी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124, इसमें बात कही गई है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज CJI शॉर्ट फॉर्म है, एंड 34 जजेस इंक्लूडिंग द CJI। मतलब सुप्रीम कोर्ट में कुल मिला के कितने जजेस रहेंगे? तो रहेंगे 34, ठीक है, जिसमें 33 जजेस रहेंगे, ठीक है, और एक जो है वो चीफ जस्टिस रहेंगे, ठीक है। 33 अदर जस्टिस और एक चीफ जस्टिस, ऐसे टोटल मिला के संख्या होंगी 34 विथ इंडिपेंडेंट पावर्स। न्याय जो भारतीय व्यक्तियों को देना है, न्याय देते समय किसी व्यक्ति का यहां पर इंटरफेरेंस नहीं होगा या फिर किसी शक्ति का इनके ऊपर दबाव नहीं होगा। न्याय देने की प्रक्रिया ये पूरी तरीके से निसंकोच होके, निर्भय होके और किसी के इंटरफेरेंस के बिना अगर मिले तो वो न्याय अच्छा होता है। अगर किसी व्यक्ति के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुनाता है तो वो न्याय उचित नहीं मिलेगा, वो गलत होगा। इसीलिए भारतीय संविधान ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को
हमारे न्यायालयीन सिस्टम को पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट पावर दे दी गई है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी घटनाओं के, उसी आर्टिकल्स के आधार पर आप न्याय देने का काम करो, ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है, आइए जानते हैं और क्या है सिस्टम। हमारे भारत में 3 तरह के कोर्ट्स होते हैं। कितने तरीके के? 3 कोर्ट्स। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दिखते हैं, ठीक है, जिसको क्रिमिनल कोर्ट भी, क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर के लिए अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको कहा जाता है। अगर वहां पर आपको न्याय मिलता है बट आप उससे संतुष्ट नहीं हो, ठीक है, तो आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। ठीक है, इनके फैसलों पर आप कहां पर अपील कर सकते हो? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब फैसला दिया फिर भी आप उससे संतुष्ट नहीं हो, आपको लगता है मेरे साथ गलत ही हुआ है, तो आप हाई कोर्ट से भी आगे चले जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और यहां पर फिर से अपील कर सकते हो कि मुझे न्याय दो। अगर समझो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया, ठीक है, और फिर भी आप असंतुष्ट हो, संतुष्ट नहीं हो, न्याय नहीं मिला है ऐसा लगता है आपको, तो इसके आगे आप कहीं नहीं जा सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे देश में अंतिम फैसला माना जाता है जुडिशियरी सिस्टम का। आया समझ में? तो इस तरीके से ये सिस्टम है हमारे भारत की। सुप्रीम कोर्ट की रचना, सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस रहते हैं, जिसमें से 33 जजेस और 1 चीफ जस्टिस रहते हैं। ठीक है, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि जितने भी जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में उन सब की नियुक्ति कौन करेंगे? तो प्रेसिडेंट करेंगे, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, अभी चीफ जस्टिस और बाकी जजेस का भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, और बाकी जो जजेस रहेंगे 33, इन सारे जजेस का चुनाव करते समय, अपॉइंटमेंट करते समय किससे कंसल्ट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर न्यायाधीश जो होते हैं उनके साथ में चर्चा करेंगे। फिर जब चीफ जस्टिस के चुनाव की बारी आती है, अपॉइंटमेंट की बारी आती है, तो फिर किससे सजेशन लिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अगर हमें अपॉइंटमेंट करना है, प्रेसिडेंट जी को अपॉइंटमेंट करना है, तो फिर किससे सजेशंस लेते हैं? तो देखो सजेशंस किसी से भी ले सकते हैं प्रेसिडेंट जी, बट किस व्यक्ति को अपॉइंट करना है एज अ चीफ जस्टिस, वो उनका स्वविवेक अधिकार होता है। वो अपने मन से किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना सकते हैं। हालांकि ऐसे माना गया है, या फिर दो या फिर दो से ज्यादा चीफ जस्टिस का कंसल्टेंट उन्होंने लेना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के चुनाव की बात आती है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस होंगे उनमें से कम 2 जजेस को तो भी उन्होंने विश्वास में लेना चाहिए, उनसे सजेशंस लेने चाहिए, और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट जी ने करना चाहिए। बट जो भी कंसल्टेंसी लेंगे, जो भी सजेशंस लेंगे प्रेसिडेंट जी, वो उनके ऊपर बाध्य नहीं होते, वो अपना फैसला खुद के विवेक से वो ले सकते हैं। तो ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। बट जब अदर जजेस की बात आती है, 33 अदर जस्टिस की जब बात आती है, ठीक है, तब किससे प्रेसिडेंट जी सजेशंस लेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेंगे। एन अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज ही थिंक एप्रोप्रिएट। उनको सही लगता है उन सभी व्यक्तियों से वो सजेशंस मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी मांग सकते हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर जजेस से भी मांग सकते हैं, बट एप्रोप्रिएट लगे तो ही, ठीक है। और वो फैसला जो ये बताएंगे कि हाँ इस व्यक्ति को बनाना है, उनके ऊपर कोई बाध्य नहीं रहता, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। बट इसका कुछ क्राइटेरिया है, कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। क्या क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? ठीक है, वो व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, हैज बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर एट लीस्ट 5 years। भारत में 25 हाई कोर्ट्स है, उसकी भी बात में चर्चा करेंगे। तो यहां के कोई तो भी एक हाई कोर्ट में उस व्यक्ति ने 5 साल तक न्यायदान का काम करना चाहिए, मतलब उस कोर्ट के वो जज होने चाहिए,
ठीक है, जज होने चाहिए हाई कोर्ट के 5 साल के लिए। हैज बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 or more courts in succession for at least 10 years। इसका मतलब ये होता है कि राज्यों के जो हाई कोर्ट्स है, इन हाई कोर्ट्स में उन्होंने कम से कम 5 साल एडवोकेट का काम करना चाहिए, वकीली करनी चाहिए। ठीक है, या तो फिर एक ही राज्य में वो 10 साल काम कर सकते हैं या फिर 2-3 राज्य मिला के 10 साल, मतलब उनका तजुर्बा कम से कम 10 साल का होना चाहिए। ठीक है, एडवोकेट करके कह के उन्होंने 10 साल तक मिनिमम काम करते होना चाहिए, ये भी यहां पर एक क्राइटेरिया है। नो मिनिमम एज और फिक्स पीरियड ऑफ ऑफिस इन प्रिस्क्राइब फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की मिनिमम एज कोई नहीं होती। ठीक है, आपने अगर वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। ठीक है, अब कब तक बने रह सकते हो, तो जब तक आप 65 इयर्स के नहीं होते तब तक। मतलब जैसे हमने टीनर देखा है, प्रेसिडेंट जी 5 साल के लिए रहते हैं, लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए रहते हैं, राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए रहते हैं, ऐसा उनका कोई फिक्स पीरियड टीनर नहीं होता। ठीक है, कब तक बने रह सकते हैं, टिल द एज ऑफ 65। ठीक है, 65 के होने तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, अभी समझो 65 के नहीं हुए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जी को लगता है कि हमें फिर से नया व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है या फिर सर न्यायाधीश बनाना है, चीफ जस्टिस बनाना है, तो उस समय 65 न होते हुए भी उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट जी उसके पद से निकालकर दूसरे व्यक्ति को चुन सकते हैं। मिनिमम आयु भी नहीं है बट मैक्सिमम आयु है, कितनी है, 65 है। ठीक है, अभी आगे और भी कुछ प्रावधान है, जैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर इस्तीफा देना है तो वो किसके हाथ में अपना इस्तीफा सौंपते हैं। ठीक है, अगर उनको निकालना है उनके पद से तो क्या प्रोसीजर है, ये भी समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, रिजाइनेशन दे सकते हैं वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से प्रेसिडेंट जी को अपना रिजाइनेशन इस्तीफा सौंप सकते हैं। कौन, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और अदर जजेस भी। ठीक है, अभी और में क्या है, ऑन बीइंग रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट द ओनली ग्राउंड फॉर सच रिमूवल आर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। राष्ट्रपति जी उनकी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद से दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बट एक ही मामले में। क्या है वो मामला, अगर वो मिसबिहेवियर करते हैं, ठीक है, और वो इनकैपेसिटी है उनमें, मतलब अभी शरीर थक चुका है या फिर काम नहीं कर सकते या फिर दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ऐसा किसी भी चीज में अगर राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है कि वो मिसबिहेवियर करते या फिर इनकैपेबल है, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति जी महोदय उन व्यक्ति को उनके पद से दूर कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी को भी पूरा अधिकार है। और भी एक चीज होती है इम्पीचमेंट, जैसे राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है या तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हटाया जा सकता है। उसमें चीफ जस्टिस भी आते हैं और अदर जजेस भी आते हैं, सबका नाम शामिल होगा। ठीक है, इम्पीचमेंट कैसे होगा जरा इसको भी समझ लेते हैं। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शॉल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। किसके ऑर्डर से निकलेंगे, प्रेसिडेंट के ही ऑर्डर से उनको दूर किया जा सकता है, बट that order should be passed after the address by each house of parliament supported by a majority of the total membership of that house। सारे के सारे मेंबर अगर प्रेजेंट है तो आधे से ज्यादा मेंबर्स ने मेजॉरिटी से उस बिल को पास करते होना चाहिए। ठीक है, हाउस के, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों हाउस में ये बिल पास होना चाहिए। ईच हाउस कहा गया है, मतलब दोनों हाउस में पास होना चाहिए। मेजॉरिटी कैसी चाहिए, अगर पूरे मेंबर प्रेजेंट है तो आधे से ज्यादा मेंबर्स ने उस बिल को पास करना चाहिए। अगर पूरे मेंबर नहीं पास है तो जितने भी प्रेजेंट है उसमें से 2/3 मेंबर्स ने भी तो उस बिल को पास करते होना चाहिए। ईच हाउस कहा गया है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की अनुमति होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर चीफ जस्टिस को उनके पद से दूर किया जा सकता है, बट ये अधिकार किसको है, सिर्फ राष्ट्रपति महोदय को है, प्रेसिडेंट जी को है। बट
पार्लियामेंट की हाउस की उसके लिए अनुमति होनी चाहिए। फॉर सच रिमूवल ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी, यहां पर भी वही कहा गया है कि अगर वो कैपेसिटी नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है अभी, ठीक है, नहीं काम कर सकते, तो इस सिचुएशन में या तो फिर मिसबिहेवियर करते हैं, ठीक है, अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो इस सिचुएशन में उसको मिसबिहेवियर कहा गया। हालांकि मिसबिहेवियर की कुछ परिभाषा नहीं दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट अगर राष्ट्रपति या फिर पार्लियामेंट को लगता है कि इन्होंने मिसबिहेवियर जैसा काम किया है या फिर उनकी शारीरिक क्षमता अभी नहीं रही है, दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहा है, तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्याय का, ठीक है। अगर न्याय उचित नहीं मिलता है तो उस देश की पूरी व्यवस्था नेस्तनाबूद हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है। तो न्याय मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही न्याय मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पेमेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, ताकि वो किसी भी प्रलोभन में, किसी भी शक्ति के आगे, पैसे के आगे वो कोलैप्स ना हो जाए। इसीलिए उनको अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज दी जाती है, पूरा फ्रीडम दिया जाता है, अलाउंसेस दिए जाते हैं और सैलरी भी उनकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बट उन्होंने उनका काम निष्पक्षता से करते होना चाहिए, कोई किसी तरीके का बर्डन उन पे होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो किन दो सिचुएशन में हटा सकते हैं उनको? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। अभी दोस्तों अभी के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस सर न्यायाधीश, वो है चीफ जस्टिस VN रामन्ना, ये है उनकी फोटो। आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि इनके बारे में 5 सेंटेंस आपको लिखना है, इंफॉर्मेशन वाले 5 सेंटेंस। वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस है, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस बनने से पहले उन्होंने कहां पर काम किया है, कोई बड़े फैसले उन्होंने सुनाए हैं क्या, तो ये सारी चीजें आपके होमवर्क में आनी चाहिए। प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस इज सेम, ठीक है। अभी हाई कोर्ट को भी हम समझेंगे, बट इंपीचमेंट की प्रोसेस हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, वहां के जजेस को अगर हटाना है तो जो इंपीचमेंट की प्रोसेस रहेगी, महाभियोग की जो प्रोसेस रहेगी, उनके पद से उनको दूर करने की जो प्रोसेस रहेगी, वो सेम ही रहेगी। दोस्तों ये है उनकी सैलरी, चीफ जस्टिस और अदर जजेस की सैलरी, और उनको जो दिए जाने वाली फैसिलिटीज है, अलाउंसेस है, उसकी कीमत क्या रहेगी, ये सब यहां पर दिया गया है। चीफ जस्टिस की सैलरी कितनी होती है? 2,80,000, अलाउंसेस 45,000। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो 33 अदर जजेस रहेंगे यहां पर, ठीक है, उनको कितनी सैलरी दी जाती है? तो 2,50,000, और अलाउंसेस कितने दिए जाते हैं? तो 34,000। ये पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पर मंथ। अभी हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहेंगे उनकी सैलरी सेम होती है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की होती है, ठीक है, 2.5 लाख रुपए पर मंथ, और अलाउंसेस 34,000 पर मंथ। जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, हर एक राज्य में उच्च न्यायालय होता है, वहां पर भी चीफ जस्टिस होते हैं और अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, तो उनकी सैलरी कितनी रहेगी? 2,25,000, ठीक है, और अलाउंसेस कितने रहेंगे पर मंथ? तो 27,000। इस तरीके सैलरी पे के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने ये टेबल आपको यहां पर दिखाया है। ये है बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट। अभी दोस्तों हर एक राज्य में हाई कोर्ट होता ही है क्या? तो नहीं, ठीक है। अगर राज्य छोटा है तो 2 राज्यों का मिलाकर एक हाई कोर्ट बनता है, ठीक है। जैसे कि गोवा छोटा सा राज्य है, महाराष्ट्र के पास में ही है, और गोवा के लोग अगर हाई कोर्ट में जाने की बात आती है तो बॉम्बे में जा सकते हैं। तो यहां पर एक बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कही गई है कि हर एक राज्य के लिए हाई कोर्ट रहेगा, बट हर एक राज्य में हाई कोर्ट नहीं रहेगा, ठीक है। 2 या 3 राज्य मिला के भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये बात, अभी किस राज्य में हाई कोर्ट बनाना है या फिर किस राज्य से हाई कोर्ट निकालना है, ये सारे के सारे फैसले कौन लेता है? तो इंडियन पार्लियामेंट लेती है, ठीक है। तो ये है बॉम्बे का हाई कोर्ट। अभी बॉम्बे का हाई कोर्ट, अभी समझो कोई व्यक्ति नागपुर से बिलोंग करता है, ठीक है, नागपुर से बिलोंग करता है, बट हाई कोर्ट में केस चल रही है, तो उसको महीने भर वहां पर जाना पड़ता है, ठीक है। तो व्यक्ति इतना खर्चा नहीं कर पाता,
भारत में ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि न्याय जो है वो कम से कम पैसों में जल्द से जल्द और सही मिले, ठीक है, ऐसी अपेक्षा की गई है। हालांकि ऐसे होता नहीं है, बट हम करने की उसको कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति न्याय के लिए मुंबई तो नहीं जा सकता, इसीलिए हमने खंडपीठ बनाए हैं। क्या बनाए हैं? खंडपीठ। जैसे कि हमें मालूम है उच्च न्यायालय बॉम्बे में है, मुंबई में है, ठीक है, बट हमने खंडपीठ 2 जगहों पर और जगह पर बनाए हैं। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं। जैसे बॉम्बे में हाई कोर्ट है, औरंगाबाद में खंडपीठ है उसी का, और नागपुर में भी उसका खंडपीठ है। मतलब जो फैसला नागपुर के खंडपीठ में सुनाया जाएगा वो बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने सुनाया है ऐसा माना जाएगा। हाई कोर्ट ने सुनाया है, हाई कोर्ट ने दिया है ऐसा उसको माना जाएगा। मतलब पावर सेम रहती है। खंडपीठ का मतलब होता है कि काम उच्च न्यायालय का ही कर रहे हैं, बट ये डिस्टेंस और खर्चा कम करने के लिए हमने ये व्यवस्था की है, ठीक है। हालांकि उसको खंडपीठ कहा जाता है, बट वो फैसला उच्च न्यायालय का ही माना जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में 2 खंडपीठ है और एक उच्च न्यायालय है। कहां पर है उच्च न्यायालय हमारा? हाईकोर्ट कहां पर है? तो मुंबई में है। ये वही हाईकोर्ट है। दोस्तों हाईकोर्ट की रचना देखते हैं। The High Court is the head of the judiciary in the state, ठीक है। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय जुडिशियरी सिस्टम कौन होता है? तो हाई कोर्ट होता है। Among the union territories, दिल्ली alone has the high court of its own। सारे यूनियन टेरिटरीज, 9 यूनियन टेरिटरीज थे, सारे यूनियन टेरिटरीज में हाई कोर्ट है क्या? नहीं, सिर्फ एक ही यूनियन टेरिटरी में। कौन सी? दिल्ली में, ठीक है। अदर 8 यूनियन टेरिटरीज कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। जैसे कि मैंने कहा, अगर छोटा सा संघ राज्य है या फिर छोटा राज्य है तो 2-3 संघ राज्य मिला के या फिर 2-3 राज्य मिला के भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो यही बात यहां पर कही गई है। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे जजेस किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट जी द्वारा। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड आल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जब करना होता है तो प्रेसिडेंट जी किससे सजेशंस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर न्यायाधीश, उसके बाद उस पर्टिकुलर राज्य के गवर्नर और उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, इन सब से सजेशंस ले सकते हैं। अनिवार्य नहीं है कि वो सजेशंस राष्ट्रपति जी ने मानने ही चाहिए, ठीक है। The judge of high court in India is administered oath of the office by governor of the state, ठीक है। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के हर एक जज को कौन शपथ देता है? तो प्रेसिडेंट जी देते हैं। बट हाई कोर्ट के जजेस को कौन शपथ देता है? तो वो देते हैं उस पर्टिकुलर राज्य के गवर्नर देते हैं। अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन होल्ड हिज ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 62। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मैक्सिमम आयु कितना हो सकता था? 65, बट हाई कोर्ट का कितना है? 62। ये डिफरेंस यहां पर समझ लो। हालांकि यहां पर भी कोई मिनिमम एज नहीं है कि इतनी आयु होनी चाहिए, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अ हाई कोर्ट जज कैन लीव हिज ऑफिस। किस आधार पर हाई कोर्ट के जज को उसका रिजाइनेशन देना पड़ता है, देना पड़ सकता है? तो ये समझ लेते हैं। द रिजाइनिंग इन राइटिंग एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। वो अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट के हाथ में अपना इस्तीफा सौंप सकते। गवर्नर के पास में नहीं सौंपेंगे। किसके पास में? जो अपॉइंटमेंट कर रहा है उसी के हाथ में अपना रिजाइनेशन सौंप सकते हैं। बीइंग अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और बीइंग ट्रांसफर्ड टू एनी अदर हाई कोर्ट ऑफ द बाय द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट जी एक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अगर राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट में बुलाते हैं या फिर उनके ऊपर किसी दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय का पदभार सौंपते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी उनको अपना पद छोड़ देना पड़ता है, ठीक है। इंपीचमेंट इनके खिलाफ भी हो सकती है। राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय के जो भी जस्टिस रहेंगे उनके खिलाफ भी इंपीचमेंट होगा और सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। सेंट्रल में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब संसद, वहां पर हमने देखा कि वहां पर भी मेजॉरिटी से वो बिल पास होना चाहिए। और हाईकोर्ट के अगर जजेस हैं
ठीक है, तो उस राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने भी मेजॉरिटी से उस बिल को पास करना चाहिए, तभी जाके उस चीफ जस्टिस के खिलाफ इंपीचमेंट होगा और उनको उनके पद से दूर किया जाएगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट जी करेंगे। इंपीचमेंट किस हालत में रखा जाता है? तो मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी, ये दो ही आधार दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है? सबसे पहला सेम है, भारतीय व्यक्ति होना चाहिए, नॉट अबव 62 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि हमें मालूम है मैक्सिमम ईयर ही 62 है, तो यहां पर नॉट अबव बिल्कुल जायज है, नहीं हो सकते। हैज बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर कोर्ट्स इन सक्सेशन ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है। हैज बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर कोर्ट्स, ठीक है। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के या फिर हाई कोर्ट्स के वो 10 साल के लिए एडवोकेट होने चाहिए, एक या फिर 2 सदनों के, एक या तो फिर 2 राज्यों के उच्च न्यायालय के या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के रह सकते हैं, बट कंटिन्यूली 10 साल उन्होंने एडवोकेट इस पद पर काम करना चाहिए, तभी जाके आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक है। नो मिनिमम एज और फिक्स पीरियड ऑफ ऑफिस इन प्रिस्क्राइब फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट जी करते हैं, मिनिमम एज कोई नहीं है और फिक्स पीरियड भी नहीं है कि 5 साल रहेंगे या फिर 10 साल के रहेंगे। जब तक प्रेसिडेंट को लगता है कि ये काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तब तक आप काम कर सकते हो। अगर मिसबिहेवियर करते हो या फिर इनकैपेबल हो तो दूसरे दिन ही आपकी छुट्टी हो सकती है। तो ये सारे के सारे प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। तो इस तरीके से हमने आज हमारे भारत की न्याय व्यवस्था को समझ लिया है। हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी पंचायत राज सिस्टम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा ही, बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा पावर दी है न्याय के बारे में। आर्टिकल्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इस आर्टिकल का अंतिम और सही मतलब निकालने की जिम्मेदारी जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट की होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया तो उस फैसले के आगे आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई फैसला गलत होता है न्यायालय का तो उसके ऊपर भी आप प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के जरिए नियंत्रण रख सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों जो पिलर है, इनके ऊपर इंडियन डेमोक्रेसी का समान भार है, कोई एक दूसरे से कम ज्यादा भार नहीं उठाता। इसका मतलब है किसी का भी यहाँ पर बढ़ावा चढ़ावा नहीं दिखाया गया है, सारे के सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक पिलर भी कोलैप्स हो गया तो पूरी डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों का महत्व है, तीनों को एक दूसरे को समझ में लेके, विश्वास में लेके काम करना है, और एक अगर गलत काम करता है तो 2 उस पर नियंत्रण रख सकते हैं, उसको सवाल पूछ सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बात है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये विश्वास हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ये पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। तो आज हमने जुडिशियरी सिस्टम को समझ लिया है। आपका होमवर्क रहेगा कि हमारे भारत के जो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है रामन्ना सर, उनके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं, बट उनमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहां पर आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू।